कहानी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है और वहाँ एक आदमी भी होता है। दरअसल उस आदमी की वाइफ उसके बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन अफसोस उसकी बीवी पर खराब मौसम के दौरान आसमानी बिजली टूटकर गिर जाती है और उसकी बीवी की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन डॉक्टर उसके बच्चे को बचा लेते हैं और ये बच्चा नॉर्मल नहीं था, बल्कि इसे रेयर जेनेटिक डिसीज़ होती है जिसे एल्गोनिज्म कहते हैं। और इस बीमारी में शरीर की पिगमेंटेशन खत्म हो जाती है और जिस वजह से शरीर वाइट हो जाता है। और ये आदमी अपने बच्चे को ही मनहूस समझता है, क्योंकि इसे लगता है कि इस बच्चे की वजह से ही इसकी बीवी की डेथ हुई है और इसीलिए वो इस बच्चे को यहीं पर छोड़कर चला जाता है। और कुछ टाइम बीत जाने के बाद एक घर में एक बूढ़े आदमी की डेथ हो जाती है और इसीलिए यहाँ पर पुलिस छानबीन करने के लिए जाती है। और इस केस को डग बर्नम नाम का पुलिस ऑफिसर देखता है। छानबीन के दौरान डग को इस बूढ़े आदमी के घर पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर डग की आंखें भी खुली रह जाती हैं। और इसके बाद डग जैसी नाम की एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करता है। डग की बात सुनकर डग और जैसी इस बूढ़े आदमी के घर जाने का फैसला करते हैं और नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। बेसमेंट में हमें अलग सा लड़का दिखाई देता है जिसका शरीर पूरा सफ़ेद था और इसके शरीर पर एक भी बाल नहीं थे। जैसी जैसे ही इसे देखती है वो हैरान रह जाती है और लड़के से उसका नाम पूछती है। लड़का अपना नाम जैरनमी बताता है। आपको बता दें कि जैरनमी वही लड़का है जिसे उसके पिता हॉस्पिटल में मनहूस समझकर छोड़ गए थे और जिसके बाद उसके दादाजी ने उसे अपनाया और उसे दुनिया की नज़रों से छुपाकर घर में ही रखा। यानी जैरनमी अब तक बाहर नहीं गया था और ना ही इसकी पढ़ाई स्कूल से हुई थी, लेकिन फिर भी जैरनमी के पास बहुत सी किताबें थी। भले ही जैरनमी शारीरिक तौर पर मजबूत नहीं था, लेकिन मानसिक तौर पर उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। तभी तो जैरनमी को अपनी लाइब्रेरी की हर एक किताब का हर एक पेज याद था। और दादाजी की डेथ के बाद जैरनमी बिल्कुल अकेला हो गया था और इसीलिए जेसी और डग इसे ऑर्फनेज में ले जाते हैं। जैरनमी पहली बार अपने घर से कहीं बाहर जा रहा था, लेकिन जैसे ही जैरनमी ऑर्फनेज में जाता है तो सभी बच्चे उसे घूरने लग जाते हैं। और हर वक्त वो काला चश्मा पहन कर रखता था क्योंकि उसकी आंखें बहुत ही सेंसिटिव थी। वो सूरज की रोशनी को सहन नहीं कर पाता था। और यहाँ के बच्चे जैरनमी से चम्मच को बैलेंस करने के लिए कहते हैं। पहले तो जैरनमी ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन फिर जॉन उसे धमकाता है और जैरनमी किसी तरह से चम्मच को बैलेंस कर देता है और तभी वहाँ मौजूद सारे चम्मच इस चम्मच से आकर चिपक जाते हैं। और ये नज़ारा देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और जॉन जैरनमी की ये पावर देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अगले सीन में हमें जैसी नज़र आती है जो कि जैरनमी के शरीर की जांच करवाती है। और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ये बताते हैं कि जैरनमी की बॉडी एकदम नॉर्मल है। जैरनमी हर वक्त चश्मा लगाता था और इसीलिए जैसी जैरनमी के लिए लेंस ऑर्डर कर देती है और जैसी इसका एडमिशन भी एक अच्छे स्कूल में करवा देती है ताकि जैरनमी अच्छे से पढ़ सके। और एक दिन जैरनमी फिजिक्स की क्लास में बैठा था और डोनाल्ड नाम का एक टीचर उन्हें बिजली के बारे में पढ़ा रहा होता है। और इसी क्लास में लिंसी नाम की एक लड़की भी थी जो जैरनमी को देख रही थी। और इसी बीच डोनाल्ड एक इलेक्ट्रिसिटी मॉडल पर एक एक्सपेरिमेंट करता है और जिस वजह से बिजली निकलना शुरू हो जाती है। और बिजली को देखते ही जैरनमी का शरीर कांपने लगता है और धीरे धीरे ये बिजली इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सीधा जैरनमी के पास आ जाती है। और बिजली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जैरनमी उसे अपनी तरफ खींच रहा है। और ये देखकर डोनाल्ड बिजली को तुरंत ही बंद कर जैरनमी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। और जब डॉक्टर जैरनमी का चेकअप करते हैं तो देखते हैं कि इतने बड़े शॉक के बाद भी जैरनमी को कहीं पर चोट नहीं आई और ना ही उसे कोई जख्म हुआ था। और तभी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में डग भी आ जाता है और डोनाल्ड बताता है कि जैरनमी ने बिजली को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था और शायद यही वजह है कि जैरनमी की बॉडी पर एक भी बाल नहीं है। और ये सुनकर डग जैरनमी से मिलने जाता है, लेकिन जैरनमी अपने कमरे से भाग जाता है और अकेला सड़क पर दिखाई देता है। और तभी रास्ते में जैरनमी की लिम्सी से मुलाकात होती है। जैरनमी इससे इंटरेस्टेड रेलवे लाइन का पता पूछता है और अकेला ही रेलवे ट्रैक से अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी रास्ते में डग सामने आ जाता है और जैरनमी से वापस चलने के लिए कहता है। और पहले तो जैरनमी उसे मना कर देता है, लेकिन बहुत जिद करने के बाद वो वापस इसके साथ चला जाता है। और यहाँ पर इसको एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग थे। और यहाँ पर एक आदमी जैरनमी को बताता है कि तुम्हारा आईक्यू इस दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब ये तुमने बुक से सीखा या फिर किसी और से। इस वक्त जैरनमी बताता है कि वो रेडियो या टीवी के पास नहीं जा सकता क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं। और जैरनमी अपने घर वापस जाने के लिए कहता है, जिस पर वो लोग उसे बताते हैं कि उसका घर बैंक ने सीज कर दिया है। और ये सुनकर जैरनमी यहाँ से चला जाता है
और इसके बाद जैनमी का स्कूल एक एक्टिविटी प्लान कर रहा होता है, और लेकिन जैनमी इससे भी खुश नहीं होता और अकेला जाकर बैठ जाता है। और ये डक को बताता है कि जब भी वो बिजली की कड़कड़ाते हुए देखता है तो उसे लगता है कि बिजली उसकी तरफ आ रही है, और यही वजह है कि उसकी माँ भी बिजली के कारण मर गई। और अगले दिन जैनकर एक हिरन को मार देता है और इस बात को किसी को बताने से मना कर देता है। और यहाँ जैनमी भी मौजूद था और हिरन को मरा हुआ देखकर वो बहुत दुखी होता है। जैनमी एक हाथ हिरन पर रखता है और एक हाथ जैनकर को पकड़ लेता है, और जिस वजह से जैनकर को बहुत दर्द होता है। और ये सब देख करके शेरिफ जैनमी से पूछता है कि ये सब तुमने क्यों किया, और जिस पर जैनमी बताता है कि उसने जो भी किया मैंने उसे यही एहसास दिलाया। जैसी कहती है कि तुम हमारे दोस्त हो, तुम हमें सब कुछ बता सकते हो। लेकिन अगले ही पल जैनमी यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है, और दूसरी तरफ हमें जैंकर की बीमार बीवी दिखाई जाती है। डॉक्टर डक को बताता है कि जितने समय से तुम्हारी बीवी दर्द को सह रही है, ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हारी बीवी को रोके हुए है। और इसके बाद डक उसे पिछले हादसे के बारे में पूछने के लिए जाता है कि आखिर जैनमी ने उसके साथ क्या किया था। और इस पर जैंकर बताता है कि जब जैनमी ने उसका हाथ पकड़ा था तो वो हिरण की तड़पती हुई एक एक सांस को महसूस कर पा रहा था, और उस वक्त वो बहुत दर्द में था। और ये सुनकर डक जैनमी को अपनी बीवी के पास लेकर जाता है ताकि उसकी बीवी के बारे में भी वो कुछ बता सके। जैनमी जब डक की बीवी को छूता है तो उसके दिमाग में चल रही सारी बात को बताता है। जैनमी कहता है कि ये चाहती है कि आप अपने बेटे को माफ़ कर दें, और दूसरा ये कि वो अपनी शादी की अंगूठी पहनना चाहती है जो कि काफ़ी सालों पहले कहीं पर खो चुकी है। और ये सुनने के बाद जग अपनी बीवी को अंगूठी पहना देता है, और फिर उसकी बीवी की डेथ हो जाती है। और माँ की डेथ के बारे में सुनने के बाद उसका बेटा उससे मिलने आता है, और जग अपने बेटे को देखकर गले लगा लेता है। और ये सब जैनमी देख रहा होता है और इमोशनल होकर रोने लग जाता है। और अगले सीन में हमें जैनमी और लिम्सी एक पार्क में बैठे हुए नजर आते हैं, और वो यहाँ पर सभी के मन की बात को पता करते हैं। और जैनमी बताता है कि यहाँ सभी लोग का सोचना है कि वो सबसे अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हर एक चीज़ से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये सभी बातें लिम्सी की बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। और तभी जैनमी और लिम्सी एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं, और लिम्सी और जैनमी की शुरू से आखिर तक की सारी कहानी को महसूस करती है कि कैसे उसके पिता ने उसे अकेला छोड़ दिया। और जैनमी के साथ भी अब तक जो हुआ था वो सब जैनमी को याद था, और उसे महसूस करके जैनमी बहुत दुखी हो जाता है और लिम्सी से अपना हाथ छुड़ा लेता है। और जैनमी लिम्सी से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें बुरा लगता हूँ। और इस पर लिम्सी कहती है कि आज तक मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ, मुझे उन सब में तुम सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। और ये कहकर लिम्सी जैनमी के बहुत करीब आ जाती है और उसे लिप किस करती है। और लिम्सी को किस करते हुए उसके पिता देख लेते हैं, और इन दोनों के पास आकर जैनमी को मारना शुरू कर देते हैं, और लिम्सी से दूरी बनाए रखने के लिए भी कहते हैं। और इसी बीच यहाँ पर जेसी आ जाती है और जैनमी को लिम्सी के पिता से बचा लेती है। और इस इंसिडेंट के बाद जैनमी बहुत दुखी हो जाता है, और इसीलिए वो अपना सारा सामान लेकर अपने घर जाने लगा था, पर वो जा नहीं पाता। अगले सीन में हमें जेसी जेंट्स बाथरूम में दिखाई देती है। जैनमी अपना ज्यादातर समय यहीं पर बिताता था, और यहाँ से एक लड़का जिसके बहुत ही खूबसूरत बाल होते हैं उसे देखता है और ऐसे ही बालों के बारे में सोचता है, लेकिन उसकी पावर्स की वजह से ये मुमकिन नहीं था। जैनमी को जॉन देख लेता है और उसे तंग करना शुरू कर देता है, और जॉन जैनमी को परेशान करने के लिए उसका हेड छीन लेता है और अपने सर पर लगा लेता है। और इसके बाद जॉन जैनमी से कहता है कि अगर तुम वाकई में मर्द हो तो मुझसे ये हेड छीन कर दिखाओ। और इसीलिए अपनी हेड वापस लेने के लिए जैसे ही जॉन की तरफ वो हाथ बढ़ाता है तो जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। अब जॉन जैनमी को महसूस करता है कि कैसे उसके सौतेले बाप ने उसे टॉर्चर किया और उसकी ज़िंदगी कैसी बीती। जैनमी ने ये सब महसूस करने के बाद उसके सौतेली पिता के कहे गए अब शब्द दोहराने लगता है। और इसके बाद जॉन और उसके सभी दोस्त जैनमी को लेकर बाहर आ जाते हैं और उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं। और इसके बाद ये लोग इसे बहुत परेशान करते हैं और गंदे पानी में फेंक देते हैं। जैनमी उन लोग के सामने पूरी तरह से हार जाता है और गुस्से में अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करता है, और तभी उसके गुस्से से बिजली कड़कड़ाने लगती है और इन लोगों पर गिर जाती है। जैनमी को इससे कुछ भी नहीं होता, लेकिन जॉन की सांसें थम जाती हैं, और ये देखकर जैनमी जॉन को बिजली के छोटे छोटे झटके देता है और उसे दोबारा से जिंदा कर देता है। और इसके बाद जैनमी भी अपने घर वापस चला जाता है, लेकिन यहाँ इसके घर का सामान जब्त हो चुका था। जैनमी घर में अकेला ही बैठा था, तभी यहाँ जेसी आती है और जैनमी को समझाकर उसे गले लगा लेती है। और इसी बीच में यहाँ पर डोनाल्ड भी आ जाता है।
जो कि अब जैनमी का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। जैनमी को परेशान देखकर जैसी उसे कहती है कि वो ऐसी जगह चल जाएगी जहां से परेशान करने वाला कोई भी ना हो। जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं, पुलिस वहां जैनमी को गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है, क्योंकि पुलिस को जॉन के इंसिडेंट की खबर लग चुकी थी। लेकिन यहाँ पर डग जैनमी को बचा लेता है, और जैसे ही पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट करने के लिए फ़ोन करते हैं तो डग उसका वॉकी टॉकी फेंक देता है। और इसी बीच मौसम बहुत ख़राब हो जाता है और जैनमी भागने लगता है, और ये देखकर जंकन भी जैमी के पीछे पीछे भागने लगता है और इसके पीछे सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैनमी बिजली की गिरफ्त में आ जाता है और गायब हो जाता है। और ये लोग अफसोस से ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जैनमी अब उस जगह पहुंच गया था जहां उसे होना चाहिए था। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करेगा हमारा सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।